नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की शॉर्ट की के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे लेटेस्ट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में शॉर्ट की से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाल ही में जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न जो है आपके शॉर्ट की से पूछे गए थे। तो यह शॉर्ट की का जो टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए काफ़ी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखपाल के लिए आपको पता होगा कंप्यूटर के प्रश्न आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। ज़्यादा चांस है कि कंप्यूटर के जो भी प्रश्न पूछे जाएँ वे शॉर्ट की से ही रिलेटेड होंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपकी शॉर्ट की बन सकती हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हर शॉर्ट की का अपना अलग अलग कार्य होता है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊं कम से कम उनको एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की के बारे में। टोटल आपकी 12 फंक्शन की होती हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। टोटल जो है 12 फंक्शन की होती हैं, तो इसको तो कम से कम आप याद ही कर लीजिएगा। तो चलिए फंक्शन की के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो F1 का कार्य क्या होता है? F1 का कार्य होता है हेल्प और सपोर्ट करना। सिंपल सी बात है, हेल्प और सपोर्ट के लिए जो है F1 का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की हेल्प और सपोर्ट को ओपन कर सकते हैं हम F1 की मदद से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद F2 का कार्य क्या होता है? सेलेक्टेड फाइल को रीनेम करने के लिए जो है F2 का हम इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है। F3 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? कंप्यूटर में या इंटरनेट ब्राउज़र पर F3 प्रेस करने पर सर्च बार जो है ओपन हो जाता है, यानी कि सर्चिंग के लिए, खोजने के लिए जो है आपका F3 का इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद F4 का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो F4 का अलग अलग इस्तेमाल होता है। अलग अलग की के साथ अगर हम F4 का प्रयोग करेंगे तो वह अलग अलग फंक्शन देगा, अलग अलग रिजल्ट देगा। तो अगर हम F4 का जो इस्तेमाल है Alt प्लस F4 दबाएंगे, अगर हम यह जो आपका Alt प्लस F4 दबाएंगे तो कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। करंट जो प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है वो बंद हो जाता है आपका Alt प्लस F4 दबाने से। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम डेस्कटॉप पर दबाएंगे तो कंप्यूटर जो है आपका शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन का ऑप्शन आता है जो है F4 को डेस्कटॉप पर दबाने पर जो है आपका शट डाउन का ऑप्शन आता है डेस्कटॉप पर। तो अलग अलग की के साथ फंक्शन की का कार्य अलग अलग हो जाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका हो जाएगा F5 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए जो है आपका F5 का इस्तेमाल होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अगर हमारा कोई ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन है तो हम उसे रिलोड भी कर पाते हैं F5 की मदद से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सिंपली रिफ्रेश के लिए जो है आपका F5 इस्तेमाल होता है। F6 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो आपका जो F6 है, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन है तो उसके एड्रेस बार या URL में हम डायरेक्ट जा सकते हैं F6 की मदद से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद F7 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए, चेक स्पेलिंग, MS वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर चेक के ऑप्शन को इस्तेमाल में ला सकते हैं हम F7 की मदद से। सिंपली जो है स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल होता है आपका F7। इसके बाद जो है आपका F8 का इस्तेमाल कहाँ पर किस लिए होता है? तो कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करते समय इस की का हम इस्तेमाल करते हैं F8 का, इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं इस की मदद से, यानी कि F9 की मदद से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं हम F9 की मदद से। F10 की का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं हम F10 की मदद से। इसके अलावा अगर हम शिफ्ट प्लस F10 की का इस्तेमाल करते हैं तो राइट क्लिक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर की का अपना अलग अलग फंक्शन है। अगर F10 का इस्तेमाल अलग अलग की के साथ करेंगे तो वह अलग अलग रिजल्ट देगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। अगर आप एक की का इस्तेमाल किसी दूसरे की के साथ करते हैं तो अलग फंक्शन देगा। तो आपको सब चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं। आप जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, कम से कम उतनी चीज़ें आप याद ही कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
इसके बाद आपका हो जाएगा F11 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो आपका जो F11 है और किसी भी सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र या एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हैं हम F11 की मदद से। यानी कि F11 अगर हम दबाते हैं तो फुल स्क्रीन मोड ऑन हो जाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा F12 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, F12 का जो इस्तेमाल है MS वर्ड में इसे हम सेव मतलब सेव एज यानी कि जो सेव का ऑप्शन आता है या F12 के द्वारा ही आता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि MS वर्ड में इसे प्रेस करने से सेव का ऑप्शन आता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने 12 हमारी जो भी फंक्शंस की थी उनको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो भी अन्य की बन सकती हैं हमारी। तो Ctrl+C का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो Ctrl+C का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल को कॉपी करने के लिए। आप याद कर लीजिएगा, किसी भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल को कॉपी करने के लिए जो है हम Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। और Ctrl+V का इस्तेमाल होता है जो भी हमने पीछे टेक्स्ट, इमेज या फाइल को कॉपी किया उसको हम पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V की मदद से कहीं भी पर भी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अगर कोई भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल को कॉपी किया गया है तो किसी दूसरी जगह पर उसको हम पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V की मदद से। इसके बाद Ctrl+X का क्या कार्य होता है, कट करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल को कट करके जो है किसी दूसरी जगह पर हम मूव कर सकते हैं। यानी कि कट करने के लिए किसी भी फाइल, टेक्स्ट और इमेज को जो है Ctrl+X का इस्तेमाल होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कट करने के लिए, फाइल को कट करने के लिए। Ctrl+A का इस्तेमाल क्या होता है, सेलेक्ट करने के लिए। पेज या डॉक्यूमेंट को फुल्ली सेलेक्ट करने या हाईलाइट कर सकते हैं आप Ctrl+A की मदद से, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। पेज या डॉक्यूमेंट को हम फुल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं Ctrl+A की मदद से। Ctrl+F का कार्य क्या होता है, तो हम किसी भी फाइल, फोल्डर या ब्राउज़र में किसी वर्ड या सेंटेंस को फाइंड कर सकते हैं Ctrl+F की मदद से, सहायता से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। Ctrl+S का इस्तेमाल जो होता है आपका सेव करने के लिए होता है। फाइल को जो है सेव करने के लिए जो है हम Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद Ctrl+B का इस्तेमाल जो होता है टेक्स्ट को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए। टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो आप Ctrl+B का इस्तेमाल कर दीजिए, अगर आप उसी को दोबारा दबा देंगे तो वह अनबोल्ड हो जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद Ctrl+I का जो इस्तेमाल होता है वो, और टेक्स्ट को जो आपने लिखा हुआ है उसको जो है तिरछा लिखने के लिए जो है, जैसे आपका ये पाई है और इसको तिरछा करना है तो आप बोल्ड कर देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब आई कर देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। तो टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं आप Ctrl+I की मदद से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। Ctrl+U का कार्य क्या होता है, टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं Ctrl+U की मदद से। Ctrl+K का कार्य क्या होता है, इसे से हम हाइपर लिंक बना सकते हैं, और यही जो शॉर्ट की है आपका सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। Ctrl+K का इस्तेमाल जो है हाइपर लिंक के लिए होता है। Ctrl+A का इस्तेमाल पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने के लिए होता है, आप याद कर लीजिएगा। पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं हम Ctrl+L की सहायता से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। Ctrl+R का जो इस्तेमाल है किस लिए होता है, पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए जो है Ctrl+R का इस्तेमाल होता है। Ctrl+E का जो इस्तेमाल है पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। Ctrl+E का जो इस्तेमाल है पैराग्राफ को या भी कोई भी टेक्स्ट उसको सेंटर में करने के लिए जो है Ctrl+E का इस्तेमाल होता है। इसके बाद Ctrl+Z का इस्तेमाल जो होता है अंडू करने के लिए होता है। प्रीवियस हमारी जो भी क्रियाकलाप होते हैं या भी कोई भी चीज़ हमारी डिलीट हो गई है या कोई भी चीज़ जो है हमारे प्रीवियस में हमने किया हुआ है, अगर वो हमें दिख नहीं पाता तो उसको अंडू की मदद से हम वापस ला सकते हैं, तो इसके बारे में यानी कि अंडू करने के लिए जो है Ctrl+Z का इस्तेमाल होता है। Ctrl+P का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो Ctrl+P का जो इस्तेमाल है यह आपका प्रिंट करने के लिए होता है। टेक्स्ट, इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं Ctrl+P की मदद से। Ctrl+N का जो इस्तेमाल होता है यह न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू विंडो को बनाने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+N का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डिलीट का उपयोग कहाँ पे होता है, तो कोई सेलेक्ट टेक्स्ट, इमेज, कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, डॉक्यूमेंट या फाइल को डिलीट करने के लिए जो है हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गए और डॉक्यूमेंट हो गए, इनको जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Shift+Delete की मदद से जो है कोई भी फोल्डर हो गया, कोई भी इमेज हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल हो गया, इसको परमानेंटली हम डिलीट कर सकते हैं Shift+Delete की मदद से। तो आप याद कर लीजिएगा
किसी भी फोल्डर को, किसी भी इमेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो इससे नया टैब ओपन होता है। कंट्रोल प्लस टी से नया टैब ओपन होता है। कंट्रोल प्लस एन से न्यू विंडो ओपन होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस एन से जो है न्यू फाइल या न्यू विंडो ओपन होता है। कंट्रोल प्लस आई से जो है इससे हम फेवरेट्स को देख सकते हैं, यानी कि हमने जो भी बुकमार्क किया हुआ है उसको हम जो है तो कंट्रोल ए हम देखें, कंट्रोल एन से हम क्या कर सकते हैं, इससे न्यू विंडोज़ को हम ओपन कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंट्रोल एन से न्यू विंडो को ओपन किया जा सकता है। इसके बाद आपका जो कंट्रोल डी है, इसका जो है प्रयोग किस लिए होता है, करेंट साइट को जो है अपने फेवरेट्स में हम ऐड कर सकते हैं कंट्रोल डी की मदद से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। करंट जो साइट हम चला रहे हैं, अगर उसको हम बाद में खोजने में आसानी चाहते हैं तो उसको हम अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बुकमार्क कहते हैं। तो कंट्रोल डी की सहायता से यह हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कंट्रोल पी का जो इस्तेमाल है करंट पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आप याद कर लीजिएगा, कंट्रोल पी का इस्तेमाल जो है करंट पेज को प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल जे का इस्तेमाल जो होता है डाउनलोड्स को हम इसकी सहायता से देख सकते हैं। कंट्रोल एच का जो इस्तेमाल होता है अपने वेब की हिस्ट्री को जो है हम कंट्रोल एच की सहायता से देख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंट्रोल जे से हम क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल जे से हम अपने डाउनलोड्स को देख सकते हैं और कंट्रोल एच से जो है अपने हिस्ट्री को हम देख सकते हैं। कंट्रोल F4 का इस्तेमाल बैकग्राउंड टैब को बंद करने के लिए होता है। आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कंट्रोल टैब का जो इस्तेमाल है टैब्स को स्विच करने के लिए हम कर सकते हैं कंट्रोल टैब का इस्तेमाल। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी अगर की साथ में दबाते हैं तो इससे हम उस टैब को ओपन कर पाएंगे जो हमने क्लोज कर दिया था। तो आप याद कर लीजिएगा, प्रीवियस में हमने जिस टैब को क्लोज कर दिया था, अगर हम उस टैब को दोबारा से खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी की को दबाकर हम उस टैब को ओपन कर सकते हैं जिसको हमने क्लोज कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की मैंने आपको बताया है। कम से कम इतना आप याद कर लेंगे तो यहाँ से आपके एग्जाम में का प्रश्न फंस सकता है। तो इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट की हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लगभग 80 से लेकर 85 और कंप्यूटर के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके जो 25 प्रश्न जीएस के पूछे जाने हैं, इन जीएस के 25 प्रश्नों में से हो सके तो 1 या 2 ज़्यादा प्रश्न कंप्यूटर से देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको हो जाएगा। कंप्यूटर के अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे एग्जाम में, अगर आप कंप्यूटर के प्रश्नों को सॉल्व किए रहेंगे अभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह जो सेट हमारा कंप्यूटर का है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन कंप्यूटर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं, कि मॉडर्न कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम कहते हैं एलन ट्यूरिंग को। किसको, तो एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंप्यूटर के सभी पार्ट किससे जुड़े हुए होते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर के जो सभी पार्ट होते हैं ये आपके मदर बोर्ड से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का कार्य कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का कार्य मदरबोर्ड करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसे कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पता होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, वेब कैम, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ओसीआर रीडर, बार कोड रीडर, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। वहीं आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं,
तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सभी आपके कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हार्ड ड्राइव क्या होती है? तो हार्ड ड्राइव जो है एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, हार्ड ड्राइव एक प्रकार की आपकी मेमोरी होती है। और कंप्यूटर में डाटा को संचित करने या हस्तांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है किसका? तो यूएसबी ड्राइव का। याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर में डाटा को संचित करने या हस्तांतरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है यूएसबी ड्राइव का। इसके बारे में आपको याद रखना है। सीडी और डीवीडी में क्या अंतर होता है? तो आपका जो डीवीडी होता है, इसका जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, इसकी जो संग्रहण की क्षमता होती है, वो सीडी से अधिक होती है, ज़्यादा होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है, डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता होती है वो सीडी से अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे जिप ड्राइव की स्टोरेज क्षमता पूछी गई है, कितनी होती है? तो जिप ड्राइव की आपकी स्टोरेज क्षमता होती है 100 से लेकर 250 MB के मध्य। इसके बारे में आपको याद रखना है। जिप ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 100 से लेकर 250 MB के मध्य। स्कैनर का प्रयोग किया जाता है फोटोकॉपी के लिए। आप याद कर लीजिएगा, सिंपल सी बात यह है। सी प्लस एवं जावा क्या है? तो सी प्लस और जावा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग भाषा हैं। कोबोल का विकास किया गया था कब? तो वर्ष 1950 में जो है कोबोल का विकास किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना, कोबोल एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, और टाइपिंग त्रुटि से बचने पर लेखन और टाइपिंग त्रुटि होने पर, यहाँ पे यानी कि जब टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग की गलती हो जाती है, तो उसके होने पर लेखन के बाएं तरफ से शब्दों को मिटाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कोई टाइपिंग की आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको मिटाने के लिए, उसके बाएं तरफ के जो शब्द होते हैं उसको मिटाने के लिए जो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर के प्रकार होते हैं आपके, इंक जेट प्रिंटर होता है और आपका लेजर प्रिंटर होता है। ये सभी आपके प्रिंटर के प्रकार हैं, इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर सिस्टम पर सभी तरह के प्रोग्राम को नियंत्रित करने एवं लोड करने में मदद कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यह कंप्यूटर सिस्टम पर सभी तरह के प्रोग्राम को नियंत्रित करने और लोड करने में मदद करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर है। विंडोज एक्सपी होम क्या है? तो आपका जो विंडो एक्सपी होम है, यह 2001 का ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बारे में आपको याद रखना है। विंडोज एक्सपी होम जो है 2001 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब किसी मेल को एक से अधिक लोगों के पास भेजना हो तो प्रयोग में लाया जाता है किसका? तो मेल मर्जर का। यानी कि जब किसी मेल को एक से अधिक लोगों के पास भेजना हो तो प्रयोग किया जाता है मेल मर्जर का। इसके बारे में आपको याद रखना है। HTML का यहाँ पे पूर्ण रूप बताया गया है। तो HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप याद कर लीजिएगा, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका पूर्ण रूप होता है। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था वर्ष 1991 में। इसका नाम था परम 8000 और यह CDAC के द्वारा बनाया गया था। चलिए, CDAC की लोकेशन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि CDAC का हेडक्वार्टर CDAC कहाँ पर अवस्थित है भारत में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तथा CDAC के द्वारा ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम था परम 8000। 1991 में यह बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कंप्यूटर सिस्टम पर डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है रिसाइकिल बिन से। आप याद कर लीजिएगा, रिसाइकिल बिन से कंप्यूटर सिस्टम पर डिलीट हुई फाइलों को पुनः यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। www के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। आप याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसको हम बोलते हैं, तथा इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। इसके बारे में आपको याद रखना है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो आप याद कर लीजिएगा, पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उसके लिए शब्द लंबाई की परास होती है 32 बिट या 4 बाइट। आप याद कर लीजिएगा, पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास आपकी होती है 32 बिट या 4 बाइट। इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक जो आपकी डिजिटल घड़ी होती है उसमें आपका किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल घड़ी में आपका एम्बेडेड, आप याद कर लीजिएगा, एक डिजिटल घड़ी में आपका एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप होता है ईमेल होता है।
ईमेल को हम इसका ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बारे में आपको याद रखना है। सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन कौन करता है? तो आप याद कर लीजिएगा, जो एएलयू होता है, यह अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हम इसको बोलते हैं, तथा यह जो एएलयू होता है यह आपका सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को हम क्या कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को मूव करने के लिए मूव करते समय जो है माउस बटन को नीचे होल्ड करने की प्रक्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वेब ब्राउजर जिसे नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो आपका www होता है, इसको हम नेक्सस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक, ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक, इनके द्वारा एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1976 में। ये वर्ष आप याद रखिएगा, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक, यहाँ पे लिखा है वॉजनिएक, इनके द्वारा एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी की शुरुआत 1976 में की गई थी। पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दो संस्थापक थे, आपको नाम याद रखना है, पॉल एलन और बिल गेट्स। इन्हीं के द्वारा 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। वहीं वर्ष 1976 में एप्पल कंपनी की शुरुआत की गई थी स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक के द्वारा। ये इनके बारे में आप याद रखिएगा। गूगल सर्च इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, गूगल सर्च इंजन का विकास किया गया था लैरी पेज और सेरगेई ब्रिन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लैरी पेज और सेरगेई ब्रिन के द्वारा जो है गूगल सर्च इंजन का विकास किया गया था। यूट्यूब की शुरुआत हुई थी आपकी 2005 में, तथा यूट्यूब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हार्ली, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर जो है यूट्यूब की शुरुआत करी थी 2005 में। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हार्ली। 2005 में यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को। किसको? तो रे टॉमलिंसन को यूट्यूब का ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। इसके बाद अगला प्रश्न है, और देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला आपका मलप्पुरम है, केरल का। आप याद कर लीजिएगा, मलप्पुरम जो है यह केरल का एक जिला है जो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है? तो आईपी एड्रेस जो है, अगर कोई कंप्यूटर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसमें आईपी एड्रेस होना अनिवार्य है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और ट्विटर पर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को अगर ट्रेंड करवाना है तो उसके लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है हैशटैग। क्या? तो हैशटैग जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है, ये ट्विटर पर किसी भी चीज़ को ट्रेंड कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, हैशटैग का। OCR का पूरा नाम क्या होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप याद कर लीजिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना, यह OCR का पूरा नाम होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कारक कौन है? तो आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कारक बनाता है केविन एस्टन को। किसको? तो केविन एस्टन को जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कारक माना जाता है। प्रथम बार QR कोड कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम बार आपका QR कोड बनाया गया था 1994 में। आप याद कर लीजिएगा, प्रथम बार 1994 में आपका QR कोड बनाया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। UPI से अधिकतम रुपए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए मैंने लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि यह रकम बिल्कुल सही लिखी गई है? वर्तमान में UPI से कितने रुपए ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक व्यक्ति के खाते से एक दिन में? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। क्या यह आंसर सही है या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए?
तो अगर यह आंसर सही है तो आप बता दीजिएगा, अगर यह गलत है फिर भी आप बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो इसको अभी के लिए हम होल्ड पे रखते हैं। और पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। याद कर लीजिएगा, पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेबसाइट के होम पेज को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के होम पेज को हम कहते हैं प्रथम पेज। इसके बारे में आपको याद रखना है, वेबसाइट के होम पेज को प्रथम पेज कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो निर्माण है यह करवाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी रोम होती है, आपकी जो रीड ओनली मेमोरी होती है यह आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध होते हैं? तो 6 चरण उपलब्ध होते हैं। आप याद कर लीजिएगा, मेल मर्ज करने के लिए चरण उपलब्ध हैं 6। इसके बारे में आपको याद रखना है। डीएनएस का मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या होता है? तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बारे में आपको याद रखना है, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डिजी लॉकर को जारी किया गया है, कब किया गया था? तो जुलाई 2015 में। आप याद कर लीजिएगा, जुलाई 2015 में डिजी लॉकर को जारी किया गया था। एटीएम कम डेबिट कार्ड पर नंबर कितने होते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, एटीएम कम जो डेबिट कार्ड होता है इस पर नंबर होता है आपका 16 अंकों का। कितने? तो 16 अंकों का इस पर नंबर होता है। बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन कौन सा होता है? तो .com का जो इस्तेमाल होता है यह कॉमर्शियल इंडस्ट्री के लिए होता है। बिजनेस संस्थाओं के द्वारा जो है जो डोमेन होता है वो .com का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है इस पर 16 अंकों का 16 अंक होते हैं। यहाँ पे आपसे सीडी का पूरा नाम पूछा गया क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं हम सीडी को। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और एक छोटी फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है उसको हम बोलते हैं कुकीज। इसके बारे में आपको याद रखना है, कुकीज जो होती है एकदम मिनी फाइल होती है, एक छोटी फाइल होती है जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम बग के नाम से जानते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। आप याद कर लीजिएगा, डाटा रिडंडेंसी इसको कहा जाता है जब एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव किया जाता है। तो रिडंडेंसी इसको कहा जाता है डाटा रिडंडेंसी। और RAM यानी कि रैम का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप याद कर लीजिएगा, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है उनको हम इंटरनेट कहते हैं। किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। आप याद कर लीजिएगा, किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए जो तैयार सॉफ्टवेयर होता है उसको हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। वास्तविक और भौतिक उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। इसके बाद अगला क्या है, कंप्यूटर में स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर में स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए हम अनइंस्टॉल का इस्तेमाल करते हैं। और डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या होता है? तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप याद कर लीजिएगा, USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है लेडी एडा लवलेस को। किसको? तो लेडी एडा लवलेस को जो है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है।
क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है। तो क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को जो है क्यूबिट में मापा जाता है। आप याद कर लीजिएगा, जो आपका क्वांटम कंप्यूटर होता है उसमें जो मेमोरी होती है उसको हम क्यूबिट में मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है फ्लॉप्स में। आप याद कर लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है उसकी गणना हम फ्लॉप्स में करते हैं, तथा फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लैपटॉप का विकास 1981 में किया गया था किसके द्वारा? तो आप याद कर लीजिएगा, लैपटॉप का जो विकास है 1981 में किया गया था एडम ऑसबॉर्न के द्वारा। ये नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, एडम ऑसबॉर्न के द्वारा। वर्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर बोलते हैं। आप याद कर लीजिएगा, वर्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है इसको हम असेंबलर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग। आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कोडिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान एवं नकल को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो MICR कोड का प्रयोग होता है। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान एवं उनकी नकल को रोकने के लिए MICR कोड का प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द का परास कितना होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर जो होता है उसके लिए शब्द का परास होता है 64 बिट का। आप याद कर लीजिएगा, 64 बिट का होता है शब्द का परास सुपर कंप्यूटर के लिए। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एकदम लेटेस्ट का यह डेवलपमेंट है। जून में यह खबर आई थी कि जो फ्रंटियर है अमेरिका का यह सुपर कंप्यूटर है, अब यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। फ्रंटियर यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले जो फुगाकू था, फुगाकू आपका जापान का सुपर कंप्यूटर था जो कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन जून में जो है फ्रंटियर ने इसको पीछे कर दिया और फ्रंटियर जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन चुका है, तथा यह फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। तो आपका जो कंपाइलर होता है यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखित भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को हम पिक्सल कहते हैं। याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को हम पिक्सल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डाटा ट्रांसमिशन को कहाँ गया, यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन, हाँ यहाँ पे है। तो डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई होती है आपकी बिट्स प्रति सेकंड। आप याद कर लीजिएगा, डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए सबसे प्रयुक्त इकाई होती है बिट्स प्रति सेकंड। इसके बारे में आप याद रखिएगा। WWW का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। तो टोटल 82 आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे कंप्यूटर के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे। पार्ट 2 में हम अगेन 80 से 85 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को शुरू किया था। उसमें हमने लगभग 80 इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों को कवर कर लिया था, तथा यह कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ और आज बेहतरीन कंप्यूटर के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई आपकी होती है बिट्स प्रति सेकेंड। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। WWW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, और कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा रिपीट हो गया क्या? हाँ, यहाँ से है आपका। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था आपसे पूछा जा रहा है। तो JS किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा? तो JS किल्बी के द्वारा
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है विकास किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो आप याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन की परत होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आप याद कर लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय जो आपका डिस्क होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे हम मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। आप याद कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वह बीट में मापी जाती है। और मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो होती है उसको हम मेगाबाइट में मापते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। और अगला क्या है? 1024 बाइट आपका कितने के बराबर होता है? तो आपका जो 1024 बाइट होता है यह आपका हो जाएगा किसके के बराबर? तो यह आपका 1 KB के बराबर होता है। जिसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरा मान मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मान आपके एग्जाम के लिए है। तो आपका 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होता है। आप याद कर लीजिएगा, 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होता है। वहीं 1 KB में आपका 1024 बाइट होता है। 1 MB में आपका 1024 KB होता है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, 1 MB में 1024 KB मतलब किलो बाइट। 1 GB में आपका 1024 MB होता है। 1 TB में आपका 1024 GB का मतलब होता है आपका गीगाबाइट से, MB का मतलब होता है मेगाबाइट और KB का मतलब होता है किलो बाइट। 1 PB का हो जाता है आपका 1024 TB। इसके बाद 1 EB आपका बराबर होता है 1024 PB के। इसके बाद 1 ZB, यहाँ पे ZB है, तो एक जो आपका ZB होता है यह आपका बराबर हो जाता है 1024 EB के। इसके बाद आपका जो 1 YB होता है, किसके बराबर होता है? तो 1 YB आपका बराबर होता है 1024 ZB के। तो ये मान आपको याद रखना है। यहाँ पे जो PB है, EB है, ZB है, YB है, इसका पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, YB को हम बोलते हैं योटाबाइट, JB को हम बोलते हैं जेटाबाइट, EB को हम बोलते हैं एक्साबाइट, PB को हम बोलते हैं पेटाबाइट और TB को हम बोलते हैं टेराबाइट। इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं MB को मैंने बता दिया था, MB को हम मेगाबाइट बोलते हैं, KB को किलोबाइट बोलते हैं और GB को गीगाबाइट और TB को आपका हो जाएगा टेराबाइट। तो ये मान आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो कंप्यूटर की जो भाषा है जावा, इसका आविष्कारक माना जाता है और सन माइक्रो सिस्टम को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सन माइक्रो सिस्टम। और ये आविष्कारक हैं आपके और किसके? तो कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसके आविष्कारक आपके हैं सन माइक्रो सिस्टम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर की भाषा आपकी फोर्ट्रॉन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर की भाषा आपकी है फोर्ट्रॉन है। इसके बाद किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का जो इस्तेमाल है वह वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कोबोल का जो इस्तेमाल होता है वह वाणिज्यिक कार्यों में होता है। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में कहते हैं बेंगलोर को, आप याद कर लीजिएगा। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था आपका सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट है। IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। और भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत और डाकघर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में था। भारत का प्रथम जो कंप्यूटरीकृत डाकघर था यह नई दिल्ली में था। इसके बाद भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत जो है आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर लगाई गई थी? तो नई दिल्ली में लगाई गई थी। अगेन दोनों का राइट आंसर नई दिल्ली होगा। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर भी नई दिल्ली में है। और भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो ये भी नई दिल्ली में लगाई गई थी। CAD का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है आपका CAD का पूरा नाम। अनुपम क्या है? तो अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है और तथा यह एक प्रकार की परियोजना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुपम क्या है? तो आपका एक सुपर कंप्यूटर है, आप याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बाइट होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे बाइट होती है। कौन सी
कौन सी परियोजना जो है, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो सुपर कंप्यूटर परियोजना आपकी है अनुपम, यह विकसित की गई है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग के लिए जो है टैली का इस्तेमाल किया जाता है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आप याद कर लीजिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है पूरा नाम होता है किसका, तो आपका ALU का। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर आपका डिजिटल कंप्यूटर, आप याद कर लीजिएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर आपका है वो है डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था आपका सी ब्रेन था, इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था सी ब्रेन। GUI का पूर्ण रूप हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का पूरा नाम हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये पूरा नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी इनसे प्रश्न देखने को मिला है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं कितने के 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं आपकी मेगा बाइट्स, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये सभी आज के जो मैक्सिमम प्रश्न हैं आपके लुसेंट की बुक से उठाए गए हैं। तो लुसेंट पब्लिकेशन की जो MCQs वाली बुक है उसी बुक से जो है आज के मैक्सिमम प्रश्न लिए गए हैं तथा ये सभी मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न हैं लुसेंट की बुक के, तो इनको आप याद कर लीजिएगा जरूर से। और इसके बाद पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो पहली जो कंप्यूटर भाषा थी, तो पहली आपकी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी फोर्ट्रॉन, आपको याद रखना है। फोर्ट्रॉन जो थी यह पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पेन ड्राइव क्या होती है, तो पेन ड्राइव आपकी एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होती है, तो आप याद कर लीजिएगा। एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होती है पेन ड्राइव। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में आपका 10,48,576 बाइट होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 10,48,576 बाइट। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या किया जाता था, तो आप याद कर लीजिएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। टेक्स्ट जो आप लिखते हैं तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन दर्शाने वाला जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, तो जो मॉनिटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कल मैंने आपको आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था, तो आपको आउटपुट डिवाइसों के बारे में और इनपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो जेरॉक्स के द्वारा जो है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया गया था, बनाया गया था। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसको हम वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में नेटवर्क जो होता है इसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। एक निबल जो होता है कितने बिट होते हैं, तो एक निबल आपका होता है 4 बिट के बराबर होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक निबल जो होता है यह कितने बिट के बराबर होता है, तो एक निबल जो आपका होता है यह आपका 4 बिट के बराबर होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेटा शब्द का बहुवचन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है, तो यह डेटम का बहुवचन है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है, तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं, तो इसको हम वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। क्रोम, सफारी, ओपेरा ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके वेब ब्राउजर हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है।
क्रोम, सफारी, ओपेरा ये आपके वेब ब्राउजर हैं। कंट्रोल की, शिफ्ट की और ALT जो की होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो कंट्रोल, शिफ्ट और ALT को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इनको अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। इसके बारे में आपको याद रखना है, पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1950 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो 1950 के दशक में इंटरनेट की जो शुरुआत है की गई थी विंट कर्फ के द्वारा, तथा इन्हीं को जो है इंटरनेट का पिता भी माना जाता है। तो विंट कर्फ आपको याद रखना है। FTP का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम क्या होता है? तो SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह जो आपका SMTP होता है यह ईमेल के ट्रांसमिशन को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल के ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो SMTP करता है, और SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, VPN का पूरा नाम क्या होता है? तो VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। MAN का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बारे में आप याद रखिएगा। WAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउजर में जो इनकॉग्निटो मोड होता है, तो इनकॉग्निटो मोड से आशय क्या होता है? तो ये आपका एक निजी मोड होता है, जैसे आप याद कर लीजिएगा। इनकॉग्निटो मोड से आशय होता है निजी मोड से। तो इसके बारे में आपको याद होगा, सभी के द्वारा इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल किया गया होगा, सभी लोग करते भी होंगे। तो यह एक प्रकार का निजी मोड होता है इनकॉग्निटो मोड। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।